पूरे चैप्टर की हो गई तैयारी। अब है एमसीक्यू की बारी। पार्ट 1 भारत संसाधन और उसके उपयोग का VVI एमसीक्यू, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे वैसे प्रश्न जो कि आपके पहले एग्जाम में पूछे गए थे। तो देर किस बात का, आइए चेक करते हैं जो है कितनी अच्छी तैयारी थी और जो नहीं है उससे जो है क्वेश्चन के माध्यम से पूरा करेंगे। पहला प्रश्न हम सभी के सामने क्या है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन को क्या कहा जाता है, यानी जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो हमारी जो है नीड को फुलफिल करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे पर्यावरण कहते हैं, क्या उसे संसाधन कहते हैं, क्या उसे परितंत्र कहते हैं, क्या उसे संरक्षण कहते हैं? बच्चों बात करें तो पर्यावरण किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझ जाओ। तो पर्यावरण उसे कहते हैं जिसके आवरण हमारे चारों तरफ है, यानी जिस परिस्थिति में हम हैं, यानी मनुष्य या जीव जंतु या वनस्पति के बाहरी आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो भैया इसका तो डिफरेंस ना लग रहा है। संसाधन कहते हैं किसे? तो भाई साहब संसाधन उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता हो, पूरा करता हो। तो यही तो आपको कह रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अब पारितंत्र क्या कहते हैं सर? तो पारितंत्र का मतलब होता है भैया हर जीव एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। तो उसके आसपास का जो इकोसिस्टम होता है, जो इंटरेक्शन करता है हर एक जीव दूसरे से, तो उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। और संसाधन को बचा बचा कर चलने का, उपयोग करने का विवेकपूर्ण उपयोग को हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। तो देखो एक प्रश्न से 4 जो है आपका डिफरेंस क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो आपको जो है ऐसे ही अगर चैप्टर में कुछ जो है कमी बेसी रह जाएगी तो एमसीक्यू के माध्यम से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह किसने कहा था भाई साहब? तो सीधा बात जो है जिम्मरमैन साहब ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था कि भैया संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यानी बात करें कोयला आज से बहुत साल पहले पड़ा था, लेकिन आदमी को ज्ञान नहीं था, मनुष्य ने दिमाग टेक्नोलॉजी लगाया, तब उसको संसाधन के रूप में प्रयोग किया, है ना। तो कोई भी संसाधन पड़ा संसाधन नहीं है, क्योंकि जब तक उसका उपयोग नहीं करते तब तक वो संसाधन बनता नहीं है। और इस बात को बताने वाले जो जिमरमैन था, याद रखना। अगला प्रश्न कहता है कि संसाधन कौन सा प्रमुख घटक है, यानी निम्न से कौन सा संसाधन का प्रमुख यानी मेन फैक्टर है, यानी उसके बिना कोई संसाधन बनेगा। संसाधन का मतलब क्या बताएं? जो हमारे उपयोग में आए, जिसको हम उपयोग कर सके। तो क्या प्रकृति में कोई भी चीज हम डायरेक्ट उपयोग कर लेंगे? बताइए, गए लकड़ी उठाकर हम उपयोग कर लेंगे? भाई लकड़ी से टेबल बनाने का काम कौन करेगा? मानव। अब मान लो कि केवल अकेले आदमी रहेगा तो वो क्या कर लेगा? अब प्रकृति से लकड़ी नहीं मिलेगा तो बनाएगा किससे? कपास से बनाएगा अपना, बताइए, है ना। किससे बनाएगा? टेबल। तो बात करें इन दोनों का होना आवश्यक है, यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मानव और प्रकृति दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जो है संसाधन कोई चीज नहीं बन पाता है। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग को देखेंगे तो कहता है ना। अगला प्रश्न हम सभी के सामने कहता है कि संसाधन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यानी कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या जल, क्या मिट्टी, क्या मानव या वन? भैया बात करें कोई भी संसाधन तब बन पाता है ना। मिट्टी हवा तो पहले भी था, लेकिन जब मानव आया तो सबके साथ दिमाग लगाया और एक संबंध स्थापित करके उसको उपयोगिता बनाया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मानव का होगा। सी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है कि मानव प्रकृति और संस्कृति के परस्पर संबंध को किस चित्र से दर्शाया गया है ना। तो बात करें तो ये आपके जो है बुक में एक पिरामिड बनाया था, त्रिभुजाकार बनाया था, जिसके बीच में जो है मानव था, है ना, मानव था। ठीक है। तो आपका जो है ये किस आकार का भैया? ये वृत्त आकार का तो नहीं, वृत्त मतलब गोल होता है, स्तंभ मतलब खंबा होता है, और संसाधन का पिरामिड मतलब ये पिरामिड होता है ना, ये पिरामिड होता है। और रेखा चित्र मतलब रेखा हो गया। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा? संसाधन का पिरामिड, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संसाधन निर्माण की प्रक्रिया में प्रकृति क्या प्रदान करती है? प्रकृति यानी नेचर, है ना, वो हमको क्या देगा भैया? ज्ञान तकनीक कौन देता है भाई? ज्ञान तकनीक मानव देता है ना। तो ये तो दोनों मानव दे दिया, लेकिन मटेरियल पदार्थ, लकड़ी, कोयला, ये सब हमें कौन देगा? प्रकृति देगा। तो सी इज द राइट आंसर। पूंजी भी जो भैया सहायक है, ये तो नहीं, है ना। अगला कहता है कि संसाधन निर्माण की प्रक्रिया में मानव क्या प्रदान करता, मतलब आदमी क्या देता है? तो आदमी भैया श्रम देगा और क्या देगा? तकनीक देगा, है, दिमाग और अपना टेक्नोलॉजी लगाएगा, है ना। जल, खनिज और मिट्टी ये सब कौन देता है?
प्रकृति देता है, यानी नेचर देता है बच्चों। बात करें तो अगला प्रश्न हम सभी के सामने है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो भैया हमने पढ़ा है 4 प्रकार का। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक, है ना, और जो है आपका उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना, और स्वामित्व के आधार पर 4 आगे प्रश्न बनेगा उसलिए नहीं बताएंगे आपको, और आपका विकास के आधार पर। तो 4 हो गया, है ना, उत्पत्ति, उपयोगिता, विकास और जो है स्वामित्व के आधार पर। अगला है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। किसके आधार पर? उपयोगिता, है ना। तो उपयोगिता के आधार पर कितने भैया? 2। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ये दोनों क्या है, मिलेंगे अगले प्रश्न में। तो कहता है कि निम्न में से कौन जैव संसाधन, है ना। उत्पत्ति के आधार पे 2 होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जिसके अंदर जान होगा, है ना, तो वो हो गया जैव संसाधन, और जिसके अंदर जान नहीं होगा वो हो जाएगा अजैव संसाधन। मतलब जैव संसाधन सजीव हो गया और अजैव संसाधन निर्जीव हो गया, है ना। तो आपका जो है कोयला का भैया निर्जीव है, तो इतना होगा जैव। लौह अयस्क लोहा भी निर्जीव है, ये भी नहीं होगा। वनस्पति के अंदर जान है बच्चा, तो सी इज हमारा राइट आंसर। बट पेट्रोलियम जो है ये आपका क्या हो गया? निर्जीव हो गया, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला है अजैव संसाधन। बताओ सर, यानी अजैव मतलब जिसके अंदर जान नहीं है। भैया पशु के अंदर जान है तो ये तो नहीं आंसर होगा। वन के अंदर भी जान है, मछली के अंदर भी जान है, तांबा के अंदर जो जान नहीं है, लेकिन हमारे जरूरतों को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है कि जैव संसाधनों का संबंध किससे है। तो जैव भैया, जैव का संबंध खनिज से थोड़ी है, निर्जीव से थोड़ी है, जल से थोड़ी है, वायु से थोड़ी है, जीव जगत से है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है कि अजैव संसाधन का संबंध किससे है। किससे पूछ रहा है? अजैव। अजैव मतलब निर्जीव, तो भैया किससे होगा? सीधा सीधा दिखाई तो दे रहा है, निर्जीव पदार्थों से भैया, है कि नहीं। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है कि उपयोगिता के आधार पर, है ना, उपयोगिता के आधार पर जो है कितने प्रकार के संसाधन जो है होते हैं। तो भैया 2 प्रकार के पड़े थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और यहां हमको मिल गया कौन? और नवीकरणीय, है ना। ऐसा संसाधन, है ना, आगे जो है भाई डिफरेंस में बताएंगे तो प्रश्न ही सॉल्व हो जाएगा। तो कहता है ऐसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, मतलब एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग कर सके, जैसे कि हवा, जैसे कि सौर ऊर्जा, है ना, जैसे कि पानी। तो भाई साहब ये जो होता है आपका रिन्यूएबल, मतलब बार बार रिन्यू हो जाए, उसे कहते हैं आपका कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन, है ना। तो आपका जो है उपयोगिता के आधार पर जो है ये हो गया। अगला प्रश्न आपको कहता है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार हम यूज करें और जो जल्दी से बनकर हमें मिल भी जाए, ठीक है। तो कोयला भैया एक बार यूज करेंगे जल कर राख हो गया, फिर मिलने में लाखों साल लगेगा। पेट्रोलियम भी भैया का वही हाल है, एक बार यूज करो समाप्त हो जाएगा। सौर ऊर्जा भैया आज भी है, कल भी है, आराम से यूज करते रहो। प्राकृतिक गैस एक बार यूज किए समाप्त होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सौर ऊर्जा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है कि निम्न में से कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक बार उपयोग किया मामला खत्म, है ना। पवन ऊर्जा भैया यूज करते रहो, नवीकरणीय। जल ऊर्जा नवीकरणीय, वन भी नवीकरणीय है, काट देंगे फिर उग जाता है। लेकिन कोयला भैया कैसा है? अनवीकरणीय, एक बार यूज करेंगे मामला गेम ओवर, है ना। तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अब बात करता है प्रश्न अगला कि अनवीकरणीय संसाधन का विकास में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो बच्चों बात करें तो अनवीकरणीय संसाधनों में जो भैया लाखों वर्ष का समय लग जाता है, एक दिन में नहीं होता है ना। आप देखे होंगे कि कोई जो कोयला कैसे बनता है, तो कोयला जो होता है आदमी जो है, हम लोग जो होते हैं मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, और जो है पृथ्वी पर दबते 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 सूर्य की गर्मी, पृथ्वी का दाब, ये जो होता है, तब हम लोग धीरे धीरे जो होता है मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं। मिट्टी से जो कार्बन भी से सड़ते सड़ते गलते सड़ते, है ना, हम लोग कोयला में कन्वर्ट होते हैं। इसको बनने में भैया लाखों साल लगता है ना। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का एक प्रकार बताओ। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़े थे क्या? जैविक, जैव और अजैव, है ना, जैव और
अजैव पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर तो ना आपको जैव दिखाई दे रहा है ना अजैव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीयकृत हो जाएगा। यानी जो है स्थान पे हमें जो है उसी का एक भाग हो जाता है कि भाई किसी के स्थान पर जो है उत्पत्ति, यानी वहां पर जैविक हो सकता है या अजैविक हो सकता है ना, तो स्थान विशेष पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। यानी स्थानीयकृत भी जो है स्थान पर जो है वहां पर सजीव मिल रहा है या निर्जीव मिल रहा है। कुछ स्थानों पर विशेष सामान मिलते हैं, उड़ीसा के अंदर लोहा मिलता है ना, उत्तराखंड के अंदर कोयला मिलता है। तो स्थानीयकृत उत्पत्ति के आधार पर ही एक भाग है भी भैया, याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है ऐसा संसाधन जो लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है, यानी कॉमनली सभी जगह पर मिल जाएगा। तो भैया सभी का मतलब सर्व होता है, व्यापी मतलब सभी जगह पाया जाने वाला, तो सी इज द राइट आंसर। स्थानीयकृत का मतलब भैया खास जगह पर, है ना। राष्ट्रीय मतलब बता ही देंगे, जो राष्ट्र का जो अंदर जो एक देश के अंदर जितने भी आने वाली संपत्ति है राष्ट्रीय संपत्ति है। अंतरराष्ट्रीय 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मील के बाद जो समुद्र का जितना भी जो है संसाधन है वो आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आगे मिलते हैं, वायु किस प्रकार का संसाधन है भाई, तो वायु सर्वव्यापी है। कोई सा थोड़ी है कि खाली यहीं पर जो है आपका जो है वायु मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा, सर्वव्यापी है ना। तो आपका जो है बी इज द राइट आंसर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है भैया, तो बताया ना कि आपको झरिया में ही जो है कोयला मिलेगा, तो ये एक ही स्थान पर खास करके है, तो अस्थानीकृत है ना, स्थानीयकृत ही है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है मेरे भाई, तो पेट्रोलियम जो है आपका जो है बात करें तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन तो है नहीं, पहली बात। अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी नहीं होगा, है ना। सर्वव्यापी सभी जगह नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्थानीय संसाधन हो जाएगा, है ना। यानी बात करें किसी खास जगह पर पाया जाता है ना, जैसे मुंबई के डिगबोई क्षेत्र में, असम के डिगबोई क्षेत्र में पाया जाता है, मुंबई के हाई तेल जगह पे जो है जगह पे पाया जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, तो न 2 प्रकार के न 3 प्रकार के, बल्कि कितने प्रकार का, 4 प्रकार के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो जो आपका 4 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व व्यक्ति विशेष के पास होता है, यानी जो है ऐसा संसाधन जिसका मालिक व्यक्ति स्वयं होता है ना, उसको बोलते हैं व्यक्ति से मिल ही तो रहा है कौन संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन पूरे राष्ट्र का संसाधन, पूरे देश के अंदर आने वाले जितने भी संसाधन होंगे राष्ट्रीय संसाधन होंगे। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी जो है किसी देश के जो है सीमा के बाहर, यानी जो है समुद्री सीमा 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको सभी देश लोग उपयोग कर सकते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिसमें एक किसी खास व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का, जैसे सड़क, जैसे मस्जिद में मुस्लिम भाई सब लोग जा सकते कोई, है ना, जैसे मंदिर, जैसे शमशान, जैसे चरागाह, है ना। उस संसाधन में जो है सभी समुदाय का हक होता है, किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं कि भैया क्या बोले कि जिस संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है वे क्या कहलाते हैं, भैया अभी तो पढ़े ना हम लोग, बता दो कि जिस पे किसी राष्ट्र का अधिकार हो क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कहता है भारत सरकार समुद्र तट से कितने दूरी तक संसाधनों पर अधिकार रखता है, तो हम बताए ना 200 नॉटिकल माइल तक जो है या 200 किलोमीटर तक जो है भारत सरकार कोई देश का अपना होगा, और उसके बाहर क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। तो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर, हालांकि नॉटिकल माइल होता है सही आंसर, है ना, नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल में बात करें तो 1.8 जो है किलोमीटर होता है। लेकिन चलिए ये आपके जो है बुक में भी दिया हुआ है। तो यहां पर जो है बात करें राष्ट्रीय संसाधनों का संचालन एवं नियंत्रण कौन करेगा भैया, तो हमारा देश का जो मालिक होगा, यानी देश का हमारा जो क्या होगा, देश की सरकार, न कि ग्राम पंचायत, न कि राज्य, न कि कोई निजी संस्था। ठीक है, अगला प्रश्न हम सभी के सामने है, और वो प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय जो है अंतरराष्ट्रीय साधनों पर नियंत्रण किसका होगा, भाई कोई एक देश का थोड़ी होगा, तो राष्ट्रीय संसाधन होता है। और केवल विकसित देश, हाँ ऐसा थोड़ी है कि तुम भाई विकसित होगा तुम ही करोगे, और केवल पड़ोसी देश नहीं जी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसमें सभी देश लोग मिलते हैं और सभी देश की सहमति से कोई भी देश जो है चाहे तो उसका उपयोग कर सकता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं ना। और यहाँ पे कह रहा है कि 200 नॉटिकल माइल से अधिक दूरी के संसाधन जो है किस श्रेणी में आएगा भैया, तो ये भैया अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आएगा। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय, किसी पर्सनल का हो तो व्यक्तिगत, जैसे आपका घर, आपका जो है आपका घड़ी, आपका जो है मोबाइल, है ना। और समुदाय का मतलब बता दिए कि पूरे समुदाय का हो।
अगला प्रश्न कहता है कि बात करें कि विकास की स्थिति के आधार पर, है ना, विकास की स्थिति के आधार पर जो है कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो विकास की स्थिति पे जो है आपका 4 होता है ना। वो आपको उसमें जो है इसमें कौन हो जाएगा भाई, तो हमारा जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तो समिति वाला हो गया, जय और जय उत्पत्ति वाला हो गया, है ना, और जो है सर्वव्यापी जो है आपका जो है उपयोगिता के आधार पर हो गया, नहीं सॉरी उत्पत्ति के आधार पर ही हो गया सर्वव्यापी, और उसमें और ये हो गया आपका संभाव्य संसाधन जो कि विकास के आधार पर जो होता है ना। संभाव्य संसाधन मतलब कि जो है संभावना है, आज भले संसाधन नहीं है लेकिन आगे भविष्य में वो संसाधन बन सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संभाव्य संसाधन, विकास के आधार पर, है ना। 4 प्रकार के जो है संसाधन होते हैं। आइए, ऐसा संसाधन, है ना, ऐसा संसाधन जिसका अस्तित्व तो है यानी वर्तमान में तो है, जैसे कि जल के अंदर H2O, जल किससे बना बच्चा, H2O से बना, है ना। तो H2O से बात करें तो H2O को अगर हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग कर दें, ऑक्सीजन अलग करेंगे तो हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है। अगर हम लोग जल को तोड़ दें तो उसको उससे ऊर्जा निकाल सकते हैं, ये हम लोग जानते तो हैं, लेकिन उसको हम लोग तोड़ करके अलग नहीं कर पा रहे, तो भविष्य में कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। यानी ऐसा संसाधन जिसका अस्तित्व तो है पर उपयोग नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, संभाव्य, संभावना है, ठीक है ना। तो भैया तो संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, है ना, ये आपका जो है हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो है जानेंगे। अगला कहता है कि ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण और उपयोग हो चुका है, मतलब जिसको हम लोग बारे में पता भी कर लिए हैं, सर्वे भी कर लिए हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो भैया विकसित है, डेवलप है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है और वो प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले में सौर ऊर्जा, ठीक है, की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। तो भैया अपार संभावनाएं जो है किसके अंदर है भैया, तो गया के अंदर। गया सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी है, इसलिए जो है वहां पे सोलर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। अगला कहता है कि विकसित संसाधन का दूसरा नाम क्या है। विकसित का मतलब जिसका सर्वे हो चुका है और जिसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं, मतलब भैया वास्तविक संसाधन तो वही है जिसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, है ना। नहीं तो हमारे दादाजी का एक जो है कि हमारे नाना जी का पेट्रोल पंप है, लेकिन उस पेट्रोल पंप से पैसे नहीं आता है, ठीक है, तो काहे का, हाथी के दांत दिखाने का है, खाने का तो है नहीं। तो वही बात भाई, जो हमारे पास है पॉकेट में अवेलेबल, जिसका हम यूज कर रहे हैं, वो वास्तविक संसाधन हो गया, यानी हमारा विकसित संसाधन हो गया। आइए, अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो है संसाधन को संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो भैया संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं, भैया ऐसा नहीं है, संसाधनों का सोच समझकर, दिमाग लगाकर उपयोग करना, बिल्कुल सही भैया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन का जो है संरक्षण करना होता है। संसाधनों का निर्यात मतलब होता है क्या, निर्यात का मतलब होता है किसी सामान को जो है बेचना, एक्सपोर्ट करना, और संसाधनों का निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब किसी निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी को दे देना, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा जो है आपका बी। तो बात करें अगला प्रश्न क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से कौन सी समस्या होगा। यानी जब हम अधिक मात्रा में संसाधन का निष्कर्षण निकालने लगेंगे, है ना, पेड़ को काटने लगेंगे, तो भाई साहब क्या होगा, पर्यावरण संतुलन होगा, भाई साहब असंतुलन हो जाएगा, संसाधनों में वृद्धि हो जाएगी, हास से हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना, यानी संसाधनों का हास और पर्यावरण क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा, है ना। तो अस्थायी वृद्धि नहीं होगा भैया थोड़ा देर के वृद्धि होगा फिर नुकसान ही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के क्या करो, साथ चलो, मिलजुल के चलो भाई साहब। तो प्रकृति के साथ चलो, ये संदेश जो है किससे संबंधित है, तो ये भैया प्रकृति का जो है संरक्षण से संबंधित है। दोहन का मतलब तो है भैया बिना दिमाग का जो है संसाधन का यूज करते जाओ, औद्योगिकरण का मतलब और फैक्ट्री लगाते जाओ, और नगरीकरण का मतलब भैया नगर को बसाते जाओ। तो ये तीनों ऑप्शन भैया इससे रिलेट नहीं करता है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन जो है संरक्षण के लिए किस प्रकार का सोच आवश्यक है, तो भैया हमें जो है अल्पकालिक लाभ, तो भैया अल्पकालिक नहीं कि तुरंत का फायदा हो जाए, बाद का भी सोच रहा है भैया संरक्षण करने के लिए। मतलब आपको 1000 रुपये मिला है तो आज ही नहीं खर्चा करना है पार्टी करके, कुछ पैसा खर्च करना, कुछ पैसा बचाना है, वही संरक्षण है ना। स्वार्थ कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोच समझकर भाई हमारा ही भला हो, आने वाली पीढ़ी का ही भला हो, भैया दूरदर्शी सोच रखना होगा और संतुलित दृष्टिकोण होगा, है ना। ये आपका संसाधन संरक्षण होगा। केवल आर्थिक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं भैया, पैसा नहीं, सबको देखकर भी चलना है। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब होता है
प्लानिंग। तो संसाधन का जो है हम लोग नियोजन का उद्देश्य क्या है, यानी जो प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, संसाधनों को नष्ट करना, बट बिल्कुल नहीं, संसाधनों का अधिक दोहन करना, मतलब और जो है उसका यूज करना नहीं भाई साहब, बल्कि संसाधनों का वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग करना, जो आज भी रहे और आने वाले समय में भी रहे, पीढ़ियों को भी मिले, उसे सतत विकास भी कहते हैं। अगले कहता है संसाधन नियोजन का पहला कार्य क्या करेंगे। तो पहले भाई नियोजन करने के लिए सबसे पहले जो है बात करें, हम लोग जो है संरक्षण का कार्यक्रम लागू कर देंगे। भाई पहले पता करेंगे ना जी, लागू थोड़ी कर देंगे, पहले संसाधनों का संरक्षण करेंगे, सूची को तैयार करेंगे कि किसको बचाया जाए, किसको क्या किया जाए, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है ना। तो पहले तो ये चीज पता करेंगे, तो पहला काम हमारा ये करेंगे। निर्यात को बढ़ावा नहीं जी, उद्योग स्थापित नहीं जी, तो बी इज हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, संसाधन नियोजन का है ना दूसरा चरण क्या है। तो संसाधन नियोजन का दूसरा चरण क्या है भैया, तो दूसरा चरण ये है कि भैया पहले संसाधन को पहचान कर लिए, अब उसको सूचीकरण कर लिए, है ना, तो ये जो है काम कर लिए। तो अब जो है क्या करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो है ये पहला चरण क्या था, पहला चरण हम लोग का था संसाधनों का सर्वे करना और सूची तैयार करना, है ना। अब जो है सर्वे कर लिए, सूची तैयार कर लिए, तो अब जो है दूसरा बार में हम लोग क्या करेंगे, संसाधनों की पहचान करेंगे, उसकी मात्रा देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे कि भाई कितना मात्रा में है, कितना क्वांटिटी में है ना, किसकी क्वालिटी कैसा है, उसकी सूची बनाएंगे, ना कि विकास की योजना बनाने लगेंगे, कार्यक्रम संरक्षण करेंगे, जनगणना को बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ए इज द राइट आंसर। अब संसाधन नियोजन का अंतिम चरण क्या करेंगे, तब अंतिम चरण जो है जो भी हम लोग प्लानिंग बनाए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो है हम लोग क्या करेंगे, संसाधनों का जो है क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, क्या करेंगे, क्रियान्वयन, मतलब जो भी बनाए हैं उसको क्या करेंगे, प्रॉपर्ली जो है उसका यूज करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, यानी पहला चरण में हम लोग क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे और सूची तैयार करेंगे, जिसमें कि जो हम लोग मैपिंग वगैरह, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा कार्यक्रम में जो है हम लोग पहचान करेंगे, सूचीकरण करेंगे, मैपिंग वगैरह काम करेंगे, और जो है अंतिम चरण जो है भैया जो भी योजना बनाए हैं उसको सरकार के साथ मिलकर क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, मतलब उसको जो है इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण एवं विकास के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना किसका भाग है। तो भैया ये संसाधन नियोजन कहलाता है, ना कि दोहन, ना कि औद्योगिकरण और ना कि शहरीकरण। चलो बहुत बढ़िया, अब बस खत्म हुई होने वाला है। अगला है कि हॉबिसियन इकोनॉमी किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का डाकू। तो ये बात करें, संसाधनों का बिना दिमाग लगाए अंधाधुन प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आपका जो है हॉबियस इकोनॉमी। सतत उपयोग का मतलब, विकास का मतलब होता है कि भैया हम आज उपयोग करें और भविष्य की पीढ़ी का भी ख्याल रखते हुए उपयोग करें। सतत विकास है, कृषि विकास का संबंध नहीं भैया, जल को बचाओ इसका कोई संबंध नहीं है, यानी संसाधनों का बिना दिमाग लगाए अंधाधुन प्रयोग ही क्या कहलाता है, हॉबियस इकोनॉमी कहलाता है। सतत विकास अभी हम बताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है अवधारणा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस आयोग ने कहा था, तो भैया ये जो है ब्रुटलैंड आयोग ने कहा था, ना कि साइमन आयोग, ना कि सरकारी आयोग, ना कि कोठारी आयोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रुटलैंड आयोग ने जो है कहा था कि भैया इसका जो है सतत विकास की जो है परिभाषा दिया था कि आज के लिए भी हो और आने वाले समय के लिए भी हो। अगला कह रहा है कि भैया जो ब्रुटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, कि हम सभी का है कि भाई अर्थ को क्या करें, सेव करें, बचाएं, तो ये कब जो है प्रस्तुत हुआ था, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, 1987 में जो है बात करें तो इसको जो है क्या किया गया था, इसको जो है रिपोर्ट को जो है दिया गया था। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो भैया पृथ्वी सम्मेलन जो का आयोजन जो किया गया था वो रियो डी जेनेरो जगह में किया गया था, जो कि बात करें तो आपका ब्राजील नामक जो है देश में है ना। अब हो रहा पृथ्वी जो सम्मेलन का आयोजन हुआ कब था, तो पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन, सब पहले कहीं बात कर रहा है, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आपका बात करें तो 1992 में हुआ था, और बात करें तो ये 5 साल के लिए, हर 5 साल के लिए क्या किया गया था, है ना, कि अब हर 5 साल पे जो है हम लोग इसका आयोजन करेंगे, तो अगला 97 में होता है। और बात करें उसी सम्मेलन में हम लोग ने जो है एजेंडा 21 तय किया था, मीटिंग में किया था, विश्व के सारे लोग पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रदूषण से समस्या को समाप्ति करने के लिए, है ना, मीटिंग किया था, उसमें 21 एजेंडा तय किया गया था, किस बात में हम लोग काम करेंगे, आइए हम लोग संकल्प करें, धरती को बचाएं। तो इस समय जो है सम्मेलन का क्या नाम था, तो ये भैया रियो पृथ्वी सम्मेलन कहा गया
था। तो इस तरह से पूरे हमने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब जो है आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू कवर हो गया है ना। तो अगले पार्ट के अगले जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ नए पार्ट के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।